आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कंजंक्शन की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। दफ्तर सीरीज है। दफ्तर सीरीज के अंदर बच्चों अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर से शुरू किया था, उसके बाद नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, और साथ ही साथ हमने टेंस भी कंप्लीट कर लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है। अभी कंजंक्शन चल रहा है, तो कंजंक्शन की हमने पहली क्लास कर ली थी। और कंजंक्शन के अंदर हमने उन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन थे जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते थे, उनको भी कवर कर लिया था। आज कंजंक्शन की दूसरी क्लास है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कंजंक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बस इतना ही बार बार बोलता हूँ और फिर से बोलना चाहूँगा कि जैसे कंजंक्शंस आपने कभी भी पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, कितने भी पढ़े हो, या आपने 6 घंटे की 8 घंटे की आपने क्लास ली होगी, तो ये मैंने जो आपको पहली और दूसरी क्लास दी है, इससे कम से कम 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ईजिली फंस जाएंगे। तो पहले क्लास के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस तो डिस्कस आपके साथ किए थे। आज ये दूसरी क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट और कंजंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत बच्चों की डिमांड भी है, और प्रेपोजिशन में बहुत सारे बच्चों को मतलब डिमांड भी और प्रॉब्लम भी आती है। मतलब प्रेपोजिशंस उनको पकड़ में नहीं आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। प्रेपोजिशंस को लेकर के उनकी एक्यूरेसी नहीं होती कि अगर क्वेश्चंस आया है तो वो सही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग गलत कर जाते हैं, यानी तुक्का लग गया तो फिर तुक्के के हिसाब से सही भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट स्टिल बच्चों देखो, आज मैं क्या आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना मैं भूल गया आप लोग को। वैसे तो ये क्लासेस जो हमारी होती हैं वो 5 बजे डेली लाइव होती हैं। बट आज कुछ इंपॉर्टेंट या अर्जेंट यूँ कह लीजिए कि चीज़ों की वजह से मैं अभी जस्ट आपके लिए इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपकी क्लास आपको मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे, और जिससे आपका मतलब कंसिस्टेंसी बना रहे, प्रॉपर मतलब पढ़ाई को लेकर के आपका फ्लो बना रहे। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं क्लास आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, जिससे वो हर बच्चा जो देखना चाहता है इसको आराम से देख सकता है। और बाकी कल या परसों में जब हम प्रेपोजिशन शुरू करेंगे, ठीक है, तो उस प्रेपोजिशंस के अंदर एक एक करके बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, आज की क्लास में जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लासेस की टाइमिंग है, जहाँ पे 7 बजे करंट अफेयर्स होता है, 8 बजे मेरी क्लास होती है वोकेबलरी की, और 5 बजे जो हमारी क्लास होती है वो ये आपके ग्रामर की क्लास होती है। बाकी सारे टीचर्स की क्लासेस यहाँ पे हैं, एक बारी आप इसको देख लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो जी, आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ये कुछ इनको हम बोलते हैं बच्चों को रिलेटिव कंजंक्शंस। क्या बोला जाता है, एक बार फिर से नाम सुनिएगा। को रिलेटिव कंजंक्शंस बोला जाता है। को का मतलब क्या होता है, टुगेदर। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन बताने वाला, ठीक है। तो ये जो आपके सामने है, इनको यहाँ पे आप लिखना, दैट इज को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब को रिलेटिव कंजंक्शन में एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन सी चीजें आती है, मतलब जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसके अंदर ही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो को है, को का मतलब क्या होता है, को मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, रिलेटिव। तो रिलेटिव हो गया एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि रिलेशन बताने का बात करता है ना। रिलेशन यानी संबंध, ठीक। अब ये कौन लोग हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन किसको कहे जाते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर ये टुगेदर है तो टुगेदर मतलब साथ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक से ज़्यादा होंगे जो साथ में आते हैं। तो कौन कौन है, जैसे देखिए, नीदर है, नॉर के साथ आता है, ईदर है, और के साथ आता है, बोथ है, एंड के साथ आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आता है, वेदर जो है वो और के साथ आता है, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्योंकि कोरिलेटिव हमने क्यों बोला आपको, जैसा कि फिर से मैं इस बात को बताता हूं बच्चे, कोरिलेटिव मतलब क्या हो गया, को मतलब साथ होता है, रिलेटिव मतलब रिलेशन। तो ये एक तो साथ में आते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। ये ऑलरेडी आपने इनका नाम पहले से सुन रखा होगा, आपने देख रखा होगा, बहुत बारी ये सेंटेंसेज में आपको मिलते होंगे। लेकिन इसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे एरर पूछा जाता है एग्जामिनर की तरफ से, और कहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही पार्ट को ध्यान देना है जिससे आपका क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, वो वाली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये तो आपने देखा है, कुछ और होते हैं, जैसे देखिए, सो के साथ दैट देखने को मिलता है, सच के साथ बच्चों एज देखने को मिलता है, एज के साथ एज देखने को मिलता है, सो के साथ एज देखने को मिलता है। एक्चुअली आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे इसमें होता क्या है ना, जैसे सो दैट आप देखते हो, या फिर सच एज, सच दैट देखते हो, या एज एज देखते हो, या सो एज देखते हो, इनको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन तो बोलते ही हैं। खैर बात हमारा इतने से भी कंप्लीट हो जाना चाहिए कि यार दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। लेकिन माफ करना, थोड़ी तबीयत खराब है, बट आप इनको ब्रेक करते हो ना, एक्चुअली में ये एडवर्ब होता है, इसको हम डिटरमिनर कह सकते हैं, ठीक है, या एडजेक्टिव कह सकते हैं। ये जैसे क्या होता है, ये भी हमारा एडवर्ब होता है, ये भी हमारा एडवर्ब होता है, और ये जो वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा कंजंक्शन वाला पार्ट होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये जो दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर, जिसमें सो दैट है, सच दैट है,
एज है, सो एज है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन जरूर बोलते हैं, बट अगर इनको बच्चों ब्रेक किया जाए तो ब्रेक करने से हमें ये समझ में आता है कि जो इसका पहला वाला पार्ट होता है, इसमें सो एडवर्ब होता है, इसमें सच डिटर्मिनर होता है, इसमें एज एडवर्ब होता है, ये सो हमारा एडवर्ब होता है। बाकी जो इधर वाले पार्ट होते हैं वो आपके होते हैं कंजंक्शन। तो खैर इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, हमारा काम इतने से भी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली के साथ वेन आता है, और स्कार्सली के साथ वेन आता है। और आपको बताऊं मैं, ये जो आपको नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देखा जाए तो ये भी होते हमारे क्या हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से मैं वही बोलूंगा कि इनको आपने क्या समझना है जी, इनको पूरा ओवरऑल आप कोरिलेटिव कंजंक्शन समझो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी, ये एडवर्ब होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। ये एक बारी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया कि आप इनके एक बार पेयर देख लो, सो के साथ दैट, सच के साथ दैट, एज के साथ एज, सो के साथ एज आता है, फिर नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली के साथ वेन आता है, स्कार्सली के साथ वेन आता है, ठीक है। फिर नीदर के साथ नॉर है, ईदर के साथ और है, बोथ के साथ एंड है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और वेदर के साथ और है। अब आपके दिमाग में पता है एक चीज़ आएगी, सर ये सब तो ठीक है हमने देख लिया है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि ऑलरेडी बच्चों ने इसको पहले भी देखा होगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में किस तरीके से आते हैं वो एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखूँ, जिससे अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन मेरे से लग जाए। तो बच्चे बस 4 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला, यूज करेक्ट कोरिलेटिव, हमेशा देखना। जैसे गलती, एक तो गलती ऐसे देता है एग्जाम में, पहला जैसे मान लो बोथ के साथ एंड आता है तो हो सकता है यहाँ पे बट दे दें, ठीक है। जैसे मान लो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, या नॉट ओनली के साथ यहाँ पे बिटवीन दे दें, है ना। अब जैसे नीदर के साथ नॉर आता है तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि नीदर के साथ नॉर न दे के नीदर के साथ और दे दें। तो एक इस तरीके की गलतियां एग्जामिनेशन में देती ही देती हैं। इस वजह से जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि करेक्ट कोरिलेटिव्स लगे हैं या नहीं लगे हैं ये। अच्छा जी, दूसरा बच्चे क्या है, चेक पैरेलल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझना। जैसे सपोज करो आप, अगर मान लीजिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया है, ठीक है, तो ये क्या है, हमने कहा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, ये साथ में आते हैं। इनमें क्या देखना होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ये कोरिलेटिव होने की वजह से ये पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर बट ऑल्सो के बाद बच्चों नाउन आया है, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन आया है तो यहाँ नॉट ओनली के बाद भी आपको क्या आना चाहिए, नाउन। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों को पैरेलल रखना है हमें। अगर यहाँ पे नाउन है या फिर सपोज करो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इधर भी क्या रखो, एडजेक्टिव रखो। सपोज करो अगर इधर पे नाउन फ्रेज है तो इधर भी आपको क्या रखना है, दैट इज नाउन फ्रेज रखना है, नाउन फ्रेज रखना है। एक तो ये ध्यान रखना, इससे बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2025 के एग्जाम्स के अंदर कितने ज़्यादा एरर इस तरीके से इस वाले जो पॉइंट पे बने हुए हैं। ये जो हमारा दूसरा वाला है। तीसरा क्या है, चेक इन्वर्जन, ठीक है। अब बच्चे ये इन्वर्जन वाली कहानी क्या है, देखो हमें ये देखना है कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ना, नो सूनर हमारा क्या है, एडवर्ब है, या फिर मान लीजिए जो हार्डली है वो हमारा एडवर्ब है, या फिर जो हमारा स्कार्सली है वो हमारा एडवर्ब है। तो अगर मेरा कोई भी सेंटेंस अगर एडवर्ब से शुरू होगा तो मैं सबसे पहले वर्ब लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। यानी पहले वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। एक्चुअली बच्चों ऐसा होता क्यों है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना एक बार। ये जो हमारा इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता तो एक बार सुन लेना। ये होता है इनसाइड आउट। अब इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा। अब जैसे हमने इन्वर्जन का मतलब इनसाइड आउट बताया या उल्टा बताया तो तुरंत हमारे दिमाग में यह होगा कि सर उल्टा करना किसको है, ठीक है। तो बच्चों जनरली हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक नॉर्मल मतलब एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट हमें इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर बताना है। तो बच्चे इन्वर्जन में क्या होता है पता, इन्वर्जन में हम सबसे पहले एडवर्ब लिखते हैं और एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। अब जरा यहाँ पे नोटिस करो, मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब पहले रखा, सब्जेक्ट बाद में रखा। यहाँ क्या किया, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। अब ये क्यों होता है पता है आपको, ऐसा तब करते हैं, हमें इन्वर्जन तभी बनाते हैं जब हमें एम्फेसाइज करना है,
यानी जब हमें किसी सेंटेंस में किसी भी पार्ट पर जोर देना होता है तो जोर देने के लिए इन्वर्जन बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर से बताता हूँ, इन्वर्जन में क्या होता है, जब कोई सेंटेंस हमारा एडवर्ब से शुरू हो तो उसमें ध्यान रखिएगा पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखना। और इन्वर्जन यूज करने के पीछे का जो रीजन होता है वो ये कि सेंटेंस में किसी भी पार्ट को एम्फेसाइज करना यानी उस पर जोर देना, ठीक है, ये चीज होती है। और चौथा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बच्चे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल। अगर इन बातों का आप ध्यान रख पाए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला, अब जैसे मान लो यही आपके सामने सेंटेंस लिखा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ कि सेंटेंसेस आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा है तो हम उसमें पेयर देखेंगे कि पेयर ठीक है कि नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, नीदर के साथ नॉर लगा है, आपने कहा बिल्कुल लगा है। ईदर के साथ बताओ और लगा है, आपने कहा जी। मैं कहूँ बोथ के साथ एंड लगा है, आपने कहा ये भी लगा है। ये बताइए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया है, आपने कहा बिल्कुल। अच्छा, वेदर के साथ आपने कहा सर और आया है। कहने का मतलब अगर मैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बात करूं, इन्होंने पेयर बिल्कुल करेक्ट लिया है, मतलब इन्होंने पेयर में कोई गलती नहीं करी है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। अब बच्चे दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देनी है ना, कि अगर एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो पहले तो हमने पेयर मिला लिया, दूसरा हम ये देखेंगे कि नीदर रवि नॉर हिज ब्रदर वाज प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब मुझे बताइए, यहाँ नॉर के बाद क्या आया, हिज ब्रदर, ब्रदर क्या है, नाउन है। रवि भी क्या है, नाउन है। यहाँ पे और नीदर, इधर और में देखिए क्या आया, मैनेजर, मैनेजर क्या है, नाउन है। क्लर्क क्या है, नाउन है। एक्यूरेसी एंड स्पीड, स्पीड क्या है, नाउन है। एक्यूरेसी भी क्या है, नाउन है। बट ऑल्सो के बाद हार्ड वर्किंग आया है जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आया है, ये भी सही है ना। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे वेदर यू अग्री या डिसअग्री लिखा हुआ है, तो अब इसमें देखिए क्या है, पहले तो हमें ये चेक कर लेना है कि करेक्ट कोरिलेटिव है कि नहीं। वेदर के साथ और लगा हुआ है, फिर देखो यहाँ पे अग्री भी वर्ब है और डिसअग्री भी वर्ब है, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले में। अब जैसे नेक्स्ट वाले में क्या था, जैसे लिखा हुआ कि द क्वेश्चन वाज सो इजी दैट एवरीवन सॉल्व्ड इट। अब इसको समझना, अब जनरली हम लोग ये देख लेते हैं ना कि सो दैट हमारा क्या होता है, कोरिलेटिव होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा इट वाज सच अ डिफिकल्ट पेपर दैट, अब यहाँ पे सच हम देख लेते हैं और देखते हैं सच के साथ यहाँ पे दैट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखना, जैसे हमने एज के साथ एज लगा रखा है, फिर सो के साथ एज लगा रखा है। अब इसमें ना इनके आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए देख लीजिए। करेक्ट कोरिलेटिव यूज किया गया है, बिल्कुल किया गया है। अब देखो कह रहा द क्वेश्चन वाज सो इजी, क्वेश्चन कह रहा बहुत ज्यादा आसान था, दैट एवरीवन सॉल्व इट, कि जिससे सब कोई उसको सॉल्व कर पाया। अब जरा नोटिस करना, यहाँ पे ये जो हमारा इजी लिखा गया है ना, इजी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके लिए लिखा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन के लिए। अब इसको भूल जाओ एक बार को, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे इसको मैं हटा दूं तो क्या लिखा है, क्वेश्चन वाज इजी, क्वेश्चन इजी था। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई कितना इजी था, आपने कहा सर बहुत ज़्यादा इजी था, तो एक आप देखो ना, ये सो किसके लिए लगा है, एडजेक्टिव के लिए। तो ये होता क्या है आपका, एक्चुअली में बच्चे ये होता एडवर्ब है, ये एडवर्ब लिखा है हमने, ठीक है। ये बता रहा है डिग्री, मतलब ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो किसी चीज़ की डिग्री बताने के लिए हमने एडवर्ब ये लगा दी। और ये जो दैट है ना, ये एक्चुअली में कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन क्या कर रहा है कि द क्वेश्चन वाज सो इजी और एवरीवन सॉल्व्ड इट, कि जिससे हर कोई इसको सॉल्व किया। इन दोनों चीज़ों को जोड़िए, कंजंक्शन रहा है। तो और हम इसको पढ़ते हैं तो सो दैट पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इट वाज सच अ डिफिकल्ट पेपर, मतलब किस तरह का पेपर था, डिफिकल्ट पेपर। अब जैसे नोटिस करो, पेपर क्या है, आपने कहा नाउन है। डिफिकल्ट क्या है, आपने कहा एडजेक्टिव है, ठीक है। ए क्या है, आर्टिकल है। अब जाहिर सी बात है, ये नाउन के लिए ये एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, ये आर्टिकल भी लगा हुआ है, और बच्चे सच डिटरमिनर भी लगा हुआ है, क्योंकि सच जनरली देखा जाए तो डिटरमिनर होता है। डिटरमिनर को एक तरीके से आप एडजेक्टिव समझिए। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपने कहा नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे दैट मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, अब कह रहा है कि पेपर डिफिकल्ट था, इस वजह से बहुत सारे लोग फेल हो गए। अब बहुत सारे लोग फेल हो गए और पेपर आपका डिफिकल्ट था, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने वाला कंजंक्शन कौन है, आपने कहा दैट है। एक्चुअली में डिटरमिनर है जो इस नाउन के लिए लगा है, और ये एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव के लिए लगा है। आप जब इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखते हो तो सो दैट, सच दैट आपको सुनने में, पढ़ने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट इनको थोड़ा सा ब्रेक करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यार अगर जब मैं इस सेंटेंस को एक बार को हटा दूं तो क्या मुझे ये चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है क्या, जरा ये बताइए। अगर इनको हटा दूं, अब जरा पढ़ो, इट वॉज सच अ डिफिकल्ट पेपर, द क्वेश्चन वॉज सो ईजी। ये तो हम यूजुअली बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं।
तो आप अगर थोड़ा सा नजरिया बदल दोगे ना चीजों को देखने का, पढ़ने का, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे बच्चे ये देखो, रिया इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना सेंटेंस में, तो यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी। अब जैसे देखा जाए तो एज, देखो एज और सो एज के बारे में क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, एज एज और सो एज ये एक्चुअली में सिमिली बताती हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इनका यूज हम लोग तुलना करने के लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए किया जाता है, और हमेशा इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है। ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव लिख रहे हो, अगर आप एडजेक्टिव लिख रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे। जैसे गुड लिख, एज गुड एज होता है, एज बेटर एज या एज बेस्ट एज नहीं बोलते, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे लगता है एज या सो एज के बीच में। अब बच्चों होता क्या है, जनरली हमें बताया जाता है कि अगर बात नेगेटिव है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, सो एज। अगर बात पॉजिटिव है तो हम यूज करेंगे एज एज। जनरली देखा जाता है जो एज एज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए आ जाता है, यानी दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर हम बात नेगेटिव की करते हैं तो यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, सो एज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर ये लिखूं आपके सामने, सी इज नॉट सो गुड एज हर सिस्टर, ठीक है, वह उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी बहन। तो सी इज नॉट सो गुड एज हर सिस्टर, हमने नॉट लिखा तो नेगेटिव था, तो हमने सो एज लिखा और बीच में हमने पॉजिटिव डिग्री लगा कर रखी है। ठीक है, तो वही कह रहा रिया इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, नो अदर स्टूडेंट इज सो पंक्चुअल एज रवि। अब बच्चे अगर नोटिस करो तो अगर कह रहा है रिया इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ठीक है, रिया उतनी इंटेलिजेंट है जितनी उसकी बहन, लेकिन जैसे यहाँ पे उसने नो अदर लिख दिया, तो नो अदर से थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट हो गया, थोड़ा क्या मतलब नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट हो गया, नो अदर स्टूडेंट इज, तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सो पंक्चुअल एज रवि। ठीक, अच्छा जी, अगर ये बच्चों बात ध्यान में आपको आ गई, मतलब ये बात अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, और अगर आप यहाँ भी ध्यान दो, जैसे इंटेलिजेंट क्या था, एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो गया। सो भी यहाँ पे देखा जाए तो सो पंक्चुअल, तो बच्चों अगर पंक्चुअल देखा जाए तो पंक्चुअल होता तो एडजेक्टिव ही है ना भाई, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इतना इसको अलग तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर उसको मतलब देखने देखने का नज़रिया होता है, हम किसी चीज़ को नज़रिए से डिफ़िकल्ट बना देते हैं, किसी को सिंपल बना देते हैं, तो इसको सिंपल तरीके से देखो। जैसे कुछ और देखो, यहाँ पे बच्चों तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है पता है, एग्जाम में कैसे गलती करता है। अब जैसे जनरली हमको ये पता है कि देखो यार, नो सूनर आया तो नो सूनर के साथ आना चाहिए देन। अब जैसे मान लो हार्डली आया तो हार्डली के साथ आना चाहिए व्हेन, ठीक है, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा स्कार्सली आया और स्कार्सली के साथ क्या आना चाहिए तुम्हारा, व्हेन। ये तो हम सभी लोगों को पता है। ठीक, क्यों, इसके पीछे रीजन बता देता हूँ बच्चे। जो नो सूनर होता है ये कंपैरिजन की बात करता है, तुलना की बात करता है। जब नो सूनर, जैसे देखो सून हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है, अब इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, सूनर होता है। अगर भाई हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए या फिर हम कह लो तुलना के लिए क्या यूज कर लेंगे, देन यूज कर लेंगे। लेकिन ये जो हार्डली और स्कार्सली होते हैं बच्चे ना, ये तुलना की बात नहीं करते हैं, इनका मतलब होता है ना के बराबर या ऑलमोस्ट नॉट। अब जैसे कह रहा है यहाँ पे कि हार्डली हैड रवि ओपन द बुक द टीचर एंटर्ड, मतलब जैसे ही उसने किताब खोली थी टीचर क्या कर गया, एंटर कर गया। यानी यहाँ पे बच्चों अगर देखा जाए तो टीचर के एंटर करने का टाइम बता रहा है, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की। तो अगर हम टाइम की बात करें तो इसलिए व्हेन है ना, स्कार्सली हैड सी रीच द सेंटर व्हेन द एग्जाम बिगिन, मतलब बड़ी मुश्किल से ही वो सेंटर पे पहुंचा ही था और एग्जाम शुरू हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, टीचर के क्लास में आने का, एग्जाम के बच्चे शुरू होने का, एक तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, एक फिक्स टाइम होता है टीचर के आने का, एक फिक्स टाइम होता है एग्जामिनेशन के शुरू होने का। तो बच्चों ये जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है ना, या फिक्स पॉइंट ऑफ या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। जनरली हम लोग रट लेते हैं कि इसके साथ व्हेन का यूज कर लो, इसके साथ देन का यूज कर लो, तो इसका सिंपल था, सून एडवर्ब होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री सूनर है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन लगेगा। ये लोग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, सेंटेंस पढ़ के क्लियर हो गया, तो इनके साथ व्हेन लगेगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे क्लियर। अब एक गलती तो बच्चे यहाँ से आता है कि जैसे यहाँ पे व्हेन लगना चाहिए तो कुछ और लगा देगा, यहाँ देन लगना चाहिए तो देन लगा देगा, ठीक है, इस तरीके से गलतियाँ आता है। दूसरी गलती जो आता है ना, एक और तरीके की गलती आती है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, इस पर तो ध्यान तुरंत चला जाता है क्योंकि जनरली लोग रट्टा भी मार लेते हैं। यहाँ पे देखो जरा, ये सेंटेंस के अंदर जो लिखा गया है वो एडवर्ब है, इसको गौर करो आप सभी लोग। यहाँ पे ये क्या है आपका, एडवर्ब है, ये क्या है आपका, एडवर्ब है,
ये भी क्या है आपका एडवर्ब। तो मैंने आपसे क्या बताया था पॉइंट, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो बच्चे वो इन्वर्जन को फॉलो करेगा। इन्वर्जन क्या होता है, देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया। अब वैसे पता गलती कहाँ करता है एग्जामिनर, गलती ऐसे करेगा, हैड द एग्जाम स्टार्टेड ना, तो पहले द एग्जाम हैड लिख देगा, फिर यहाँ पे स्टार्टेड लिखेगा। तो इस तरीके से वो गलतियां करता है, ऐसे हर जगह पे। ठीक है, अब देखो जी, ये वाला पार्ट आपका गलत होगा, ये वाला पार्ट आपका सही होगा। अब बच्चों अगर मैंने तुम्हें पूरी बात समझा दी, ठीक है, अब दो तीन बातें तुम ध्यान देना कि किस तरीके से और गलतियां एग्जाम में आती हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आपसे पूछा गया कि भाई इस सेंटेंस को आप चेक करो सही है या गलत है। तो पहला तरीका चेक करने का क्या है, देखो नॉट ओनली आया है, इसके साथ बट ऑल्सो आया है कि नहीं आया है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल आया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो ईदर आया है, तो देखो ईदर के साथ और आया है कि नहीं आया, आपने कहा ये भी आया है। यहाँ पे नीदर आया है, आपने कहा जी आया है। देखो नीदर के साथ नॉर आया है, आपने कहा जी आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दूसरी पॉइंट बच्चे ये चेक कर लो, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप हमेशा यही तरीका अपनाना। सबसे पहले दूसरे वाले को देखो, बट ऑल्सो के बाद देखो क्या आया है, हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स यानी क्या है, नाउन है, या कह लो नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो अगर बच्चे बट ऑल्सो के बाद नाउन आया है तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्योंकि हमने क्या बताया था, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर आपके पैरेलल होने चाहिए। लेकिन ये जो बीच में ही चीटेड आ रहा है, ये इसको पैरेलल होने से रोक रहा है। अगर मैं हिज फ्रेंड्स को देखूं तो आना चाहिए इसके बाद। तो देखो बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स और नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पैरेलल हो गया। ये जो ही चीटेड इसको ब्रेक कर रहा है, तो ही चीटेड को अपन उठा करके कहाँ रख देंगे, यहाँ पे पहले। तो ऐसा हो जाएगा सेंटेंस, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। उसी तरीके से बच्चे और देखो, सबसे पहले और के बाद क्या है, गो यानी वर्ब है। तो मुझे इस हिसाब से नीदर जो लिखा है, सॉरी ईदर जो लिखा है, ईदर के बाद भी हमारा क्या होना चाहिए, सिट। कौन है जो इसको बीच में आकर के ब्रेक कर रहा है, आपने कहा सर एक काम करो, सिट को ना, इसको मतलब ईदर को यहाँ पे हटाओ, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको यहाँ रख दो। देखो फिर इधर सिट क्वाइटली और गो अवे, दो सही हो गया बिल्कुल। यहाँ पे देखो गो यहाँ पे सिट, कह रहा भाई या तो शांति से बैठ लो या तो चले जाओ। उसी तरीके से द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। आप कहोगे सर इसमें गलती तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर देखो तो नॉर के बाद ईट है जो कि वर्ब है, और नीदर के बाद भी हमारी वर्ब है। ठीक है, यानी द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स, ना ही वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ना ही खाते हैं। ठीक है, अच्छा ये पैरेललिज्म वाला आपका जो होता है वो उसका एरर था। अब देखो बच्चे, टेस्ट योर सेल्फ, आप देखो टेस्ट करो एक बार अपने आप को। ये तो बहुत इजी है, द सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड, राज इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। ठीक है, द पार्ट इज बिटवीन 7 PM टू 9 PM। अब आप ना अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप एक बार पॉज करके खुद ट्राई करना, उसके बाद देखना इसके आंसर। जैसे द, हमने क्या बताया था, द के साथ क्या आता है, येट आता है। खैर ये वाला लिख लेना, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, ऐसे कॉमा लगा करके येट लिखना। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉमा के बाद आते हैं। राज इज बोथ, हमने क्या बताया था आपको, राज इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। बच्चे अभी हमने क्या कहा था, बोथ के साथ क्या आएगा, आपने कहा एंड आएगा, एज वेल एज की जगह एंड। हमेशा करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शंस लिखना है। पार्ट बिटवीन, बिटवीन के साथ बच्चे क्या आता है, एंड। तो ऐसे भी गलतियां एग्जाम में आती हैं। ठीक है, जैसे देखो ही हैज़ नो अदर एम बट टू सक्सीड। अब मैं बोलूँगा बच्चों, एक बार इसको आप पॉज करना और पॉज करके एक बार खुद करेक्ट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे नो अदर है, तो नो अदर के बाद हमने आपको क्या बताया था, देन। ठीक है, नथिंग एल्स बट एंगर र्यून्ड हिम, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नथिंग एल्स बट एंगर, यानी कह रहा है कुछ और नहीं, उसके गुस्से के अलावा कुछ और भी उसको बर्बाद नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उसको कोई चीज़ बर्बाद कर सकती है तो क्या कर सकता है, उसका गुस्सा उसे बर्बाद कर सकता है। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई एम कमिंग और नॉट। बच्चे देखो, उसने मुझसे पूछा इफ आई एम कमिंग और नॉट। ठीक है अब अगर यहाँ पे क्या आया, और, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, और का मतलब क्या होता है, अथवा, जिसको हम लोग बोलते हैं। अथवा मतलब क्या होता है बच्चे, च्वाइस, च्वाइस। ठीक है, आपका एक कंजंक्शन होता है जो च्वाइस बताता है। च्वाइस क्या होता है, अच्छा जैसे हमने मान लीजिए आपको च्वाइस दिया 4 चीज़ों की, ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें से आपको कौन सा चाहिए।
अब बच्चे मुझे जवाब दो, अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है तो तुम सर्टेन रहोगे कि अनसर्टेन रहोगे? आप कहोगे सर्टेन रहोगे सर, जब कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। अगर मान लो मम्मी ने कहा कि आज दाल ही बनी है, तो कोई चॉइस ही नहीं है सर, कन्फ्यूजन ही नहीं है, सर्टेनिटी है कि दाल ही खानी है। लेकिन मम्मी ने अगर चार चीज़ें और बना रखी हैं, दाल भी बना रखी, सब्जी भी बना रखी, और दो तरह की कोई चीज़ है, अब ये क्या है? अनसर्टेनिटी है। अब यहाँ डाउट हो सकता है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि चार में से क्या चीज़ चुनूं। ठीक है, तो अब बच्चों अगर यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो ये चॉइस बताने के लिए, अनसर्टेनिटी बताने के लिए वेदर आता है। तो इसको ऐसे लिखोगे कि सी आस्क्ड मी वेदर आई एम कमिंग और नॉट। ठीक है, ये रीजन होता है। अच्छा जी, अब ये सारे बच्चे देख लिया तुम लोगों ने, सब पढ़ा दिया हमने। नो सूनर के साथ देन है, हार्डली के साथ वेन है, स्कार्सली के साथ वेन है। हमेशा क्या करना है? यूज करेक्ट कोरिलेटिव यूज करना है। हमेशा पास्ट टेंस यूज करो, अगर ये पास्ट में है तो वो अभी दिख जाएगा, दिखा दूंगा। यूज इन्वर्जन, हमेशा इनके साथ इन्वर्जन यूज करो। ठीक है, अब आओ बच्चों, करेक्ट दिस सेंटेंसेस, ये खुद से तुम कर लेना है ना, ये मैंने सारे के सारे करा दिए है ना। अब ये भी खुद कर लेना। खुद क्या करना है इसमें? देखो मैं बच्चे तुमको सही या गलत बता देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, मैं तुम्हें जल्दी से करा देता हूँ। अब पहले देखो इसमें, ये देखो नो सूनर के साथ देन आया है कि नहीं आया? आपने कहा नहीं आया है सर, वेन आया है, तो एक गलती यहीं हमको सीधा मिल गई। तो ये हो जाएगा बच्चे, नो सूनर आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। आपने कहा सर एक गलती और है, ये हमारा एडवर्ब है। जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो इन्वर्जन यूज करते हैं। तो इन्वर्जन में पहले वर्ब लिखो फिर सब्जेक्ट, तो हैड आई अराइव्ड। उसी तरीके से ये देखो, हार्डली, हार्डली के साथ क्या यूज करना है आपने? वेन। आपने कहा यहाँ देन लिखा, एक गलती ये। दूसरा गलती बच्चे एग्जाम में देता है, आई हैड रीच द स्टेशन, नहीं, हैड आई रीच द स्टेशन, यानी इन्वर्जन बनेगा। उसी तरीके से बच्चों, हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। हार्डली के साथ व्हेन है, आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार, आप कहोगे यहाँ भी है। लेकिन बच्चों नोटिस करो इन दोनों सेंटेंसेस में सही कौन सा और गलत कौन सा है। इसमें इन्वर्जन नहीं है, क्योंकि जब कोई सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू होता है तो आपको इन्वर्जन लिखना पड़ेगा। इन्वर्जन में पहले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब। इसमें पहले सब्जेक्ट आके फिर मेन वर्ब आ गया। आपने कहा सर ये इन्वर्जन नहीं, गलत, ये सही। उसी तरीके से बच्चे, नो सूनर के साथ अगर तुम देखोगे तो वेन तो आएगा नहीं, आपने कहा ये गलत है। नो सूनर के साथ क्या आना चाहिए? देन। आपने कहा सर ये सही है। दूसरा बच्चे, यहाँ पे गलत इसलिए भी था क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया। यहाँ पे देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर मेन वर्ब आया, यानी ये हमारा सही है। नो सूनर के साथ यहाँ पे आप देखोगे देन आया है, ये भी एग्जाम में बहुत बच्चों देता है। नो सूनर के साथ देन नहीं आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। और यहाँ पे भी गलती यही थी, द थीफ हैड सीन, यानी यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखा गया है, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब, पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, सिंपल। ठीक है, अब आ जाइए। अब एग्जामिनेशन के बच्चे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब इतना तो आप भी श्योर हो गए होंगे कि सर इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला बच्चे कैसे देखने का तरीका है, 2026 का क्वेश्चन है, कहता है कि बेस्ट ऑप्शन दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब अगर इसमें नोटिस करो आप सभी लोग, नॉट ओनली इज विराट कोहली, पहले देखिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया है, आपने कहा बट ही इज ऑल्सो आ गया, हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे विराट कोहली इज नॉट ओनली यहाँ लिखा हुआ, आपने कहा हाँ सर, उसके साथ बट ही इज ऑल्सो, आपने कहा सर यहाँ पे भी ऐसे आ गया है। ठीक है, अच्छा बाकी भी बच्चे देखते हैं कि गड़बड़ी है क्या। अच्छा, जरूरी नहीं कि बट ऑल्सो साथ में आ जाए, एक बार चेक करते हैं चीज़ों को। नॉट ओनली के बाद इज आया है, बट के बाद ही यानी सब्जेक्ट आया है। अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे पैरेललिज्म भी फॉलो तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो और यहाँ तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो वर्ब है और यहाँ तो सब्जेक्ट है। और यहाँ देखा जाए तो नॉट ओनली के बाद अ गुड कैप्टन है, एक नाउन फ्रेज है, और बट के बाद यहाँ पे सीधा बच्चों ही आ गया है, ये भी पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ देखता हूँ कि विराट कोहली इज नॉट ओनली अ गुड कैप्टन, ठीक है, ये एक नाउन फ्रेज है जो कि नॉट ओनली के बाद आया है। और यहाँ बच्चों देखो, बट ऑल्सो के बाद अ ग्रेट बैट्समैन आया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेट बैट्समैन एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉट ओनली के बाद अ गुड कैप्टन, ये भी नाउन फ्रेज है। तो मेरे हिसाब से ये पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यानी एक तो इन्होंने बिल्कुल सही, करेक्ट कोरिलेटिव लिखा है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और इनका जो पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर है, यानी जो पैरेलल स्ट्रक्चर है उसको भी फॉलो कर रहा है। तो यानी ये बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, नीदर रीना और, बच्चे ये देख के ही बता दोगे 2025 का क्वेश्चन, नीदर के साथ क्या आता है? नॉर। सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। यहाँ नॉट है, और है, यहाँ एंड है, ये हो जाएगा।
एक और देखना, नो सूनर हैड आई। अब बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि हाईलाइटेड पार्ट में, हाईलाइटेड पार्ट में हमने देखा पहले वाले में बिल्कुल सही था, एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नो सूनर के साथ हमको पता है देन आता है, यहाँ देन है, यहाँ वेन है, यहाँ देन है, यहाँ देन है। बच्चे डिड द ट्रेन डिपार्ट नहीं, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना जो स्पेसिफिक टाइम को बताता है वो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो बच्चे इन्वर्जन नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वेन जो है यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ये तो हमारा कंजंक्शन की तरीके से काम कर रहा है, हमारा ये एडवर्ब है। तो इस वाले पार्ट को हमको इन्वर्जन बनाना है, इस वाले पार्ट को थोड़ी बनाना है, तो ये जो लिखा है वो तो गलत है। देन द ट्रेन डिपार्टेड। अगला, हार्डली हैड सी एंटर्ड द रूम। बच्चों हार्डली के साथ क्या बताया हमने आपको, वेन बताया है, ठीक है। उसी के साथ बच्चों स्कार्सली वाला क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ क्या कर लोगे, वहाँ भी वेन कर लोगे, ठीक है। बाकी द डिसीजन टू डिले द लॉन्च वॉज मेड सो क्विकली दैट इट सरप्राइज नॉट ओनली द स्टाफ बट ऑल्सो टू द स्टेक होल्डर्स। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले ये देख लो तुम, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया है, आपने कहा आया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में एक चीज बच्चों नोटिस करना, यहाँ पे देखो टू आया है, देखो बट ऑल्सो के बाद क्या लिखो, द स्टेक होल्डर्स, और नॉट ओनली के बाद द स्टाफ, बिल्कुल पैरेलल रखो। ये बीच में जो टू लगा करके ब्रेक कर रहा है ना वही गलती है, ठीक है। एक आपको होमवर्क भी दूंगा, पहले ये देख लो, सी इज नॉट ओनली मोर टैलेंटेड बट ऑल्सो। अब बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली के साथ देखो पहले बट ऑल्सो आया है, आपने कहा सर बिल्कुल आया, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे हमने मोर टैलेंटेड लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना चाहिए, मच, वेरी या मोर, आपने कहा सर मोर एक्सपीरियंस्ड। अगला, इट वॉज दैट कोल्ड सो आई कुड नॉट फील माई फिंगर्स एट नाइट। बच्चों क्या कहता है, इट वॉज दैट कोल्ड, दैट आई कुड नॉट फील, मैंने क्या बताया था, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कोल्ड क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, ठीक है। देखा जाए तो ये सब्जेक्ट और ये जो एडजेक्टिव है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और इस कॉम्प्लीमेंट को, इस सब्जेक्ट को कनेक्ट कौन कर रहा है, लिंकिंग वर्ब कर रहा है, ठीक है। और इस एडजेक्टिव के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, दैट नहीं सो। अब देखो ये ऐसे बन गया ना, इट वाज सो कोल्ड दैट आई, और ये जो दैट है ये कंजंक्शन है, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सो दैट, है ना, ऐसा। तो इट वाज सो कोल्ड दैट आई कुड नॉट फील माई फिंगर्स एट नाइट। अब देखो ए मेरर है। अगला, एज गगन वांटेड टू बी सेलेक्टेड इन द टीम सो ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ लिखा है सी सो ही वर्क वेरी हार्ड, अब यहाँ लिखा हुआ है एज ही वर्क। अच्छा, मैं एक बात बताइए मुझे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एज ही इज माई फ्रेंड, जैसा कि वह मेरा दोस्त है, सो आई मस्ट हेल्प हिम, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। इस सेंटेंस को एक बार आप पॉज करना, मतलब यहाँ पे एक बार पॉज करना, और फिर आप देखना क्या इसके अंदर आपको कोई एरर समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे बच्चों देखोगे, पता है क्या, यहाँ पे आप देखोगे कि ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। ये एज हमारा यहाँ पे एक कंजंक्शन लगा हुआ है, और ये कंजंक्शन क्या बताता है, कारण बताता है, यानी रीजन बताता है, ठीक है। और आई मस्ट हेल्प हिम, एक तरीके से देखा जाए तो ये रिजल्ट बता रहा है, मतलब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पीछे क्या है, कारण है कि क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अब एक बात बताओ ना, इस वाले सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को, है ना, आप जोड़ किससे रहो, एज से। जब एज इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है तो सो लगाने की क्या जरूरत है, ये तो बच्चा नेसेसरी है। उसी तरीके से एज गगन वांटेड टू बी सेलेक्टेड इन द टीम, तो एज ने दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो ये सो लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सो हटेगा, ही वर्कड वेरी हार्ड लिखना है, बस ही वर्कड वेरी हार्ड, तो बी हो जाएगा। अगला, सिंस द, सेम चीज बच्चों, अगर नोटिस करो यहाँ पे, सिंस द पीपल हु गेव मी अ राइड डिसाइडेड टू लीव द कंसर्ट अर्ली सो आई हैड टू टेक अ बस होम, ठीक है। अब यहाँ सिंस है कंजंक्शन जो दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों सो को कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई हैड टू टेक द बस होम, अ बस होम, कोई कंजंक्शन, यहाँ सो है, यहाँ एंड है, यहाँ बट है, ये कुछ नहीं। द रीज़न वाई, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताना यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। एक ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। बाकी बच्चों कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सारे मतलब इस पर आए हुए सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सारे के सारे आए हैं, सारे के सारे कर लेते हैं। जैसे नो अदर है, तो नो अदर के साथ बच्चे क्या लगाओगे, जैसे देखो, हाँ अब ये देखो तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट होगा, नो अदर कैंडिडेट इज क्वालिफाइड फॉर द रोल एज सी इज। अब बच्चे नोटिस करो, यहाँ पे हमारे पास है कि नो अदर कैंडिडेट इज क्वालिफाइड
फॉर द रोल एज सीज, मतलब कोई और दूसरा कैंडिडेट उतना क्वालिफाइड इस रोल के लिए नहीं है जितना वह है। अब बच्चे नोटिस करो तुम ना, मैंने बताया था यहाँ पे क्या लिखा, नो अदर। तो नो अदर कैंडिडेट से यहाँ कैसी मीनिंग जा रही है, नेगेटिव। तो हमने क्या कहा था कि सी इज नॉट नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे जब हम बात नेगेटिव कर रहे हैं तो हम सो एज का यूज कर लें। तो यहाँ पे देखो सच, क्वालिफाइड, मोर, एज नहीं, क्या लिख दो, सो। अब देखो नो अदर से नेगेटिव हो गया, तो नो अदर कैंडिडेट इज सो क्वालिफाइड फॉर द रोल एज सी इज। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एज। जैसे एक और देखो, फ्यू सॉल्यूशंस वर प्रॉमिसिंग एज दिस वन। अब यहाँ पे एज आया है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एज लिख दूं या टू लिख दूं, दैट लिख दूं या सो लिख दूं। बच्चों दैट तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि दैट एज अ कंजंक्शन काम करता है, और सो के बाद दैट तब आता है जब कोई क्लॉज हो। तो यहाँ कोई क्लॉज तो है ही नहीं, यानी कभी भी आप दैट देखेंगे ना, दैट के बाद एक क्लॉज लगा होगा। क्लॉज का मतलब जिसमें बच्चों आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक वर्ब देखने को मिलेगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, टू भी नहीं होगा, क्योंकि टू जनरली टू और टू प्लस इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर आता है, जैसे ही इज टू पुअर टू बाई अ न्यू कार, वो भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो सिमिली है बच्चे। तो एज के साथ या तो एज आए या तो सो आए। तो आप कहोगे देखो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखो ये फ्यू है ना, फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉट। इस ये कैसे, लगभग, मतलब ऑलमोस्ट मतलब लगभग नहीं। ठीक है, अब ये बच्चे कैसे मीनिंग दे रहा है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो। अब सोचो अगर कोई ये पकड़ ही ना पाए कि फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नॉट होता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, जैसे यहाँ तो पकड़ में आ गया नो अदर, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो फिर आप गलती करोगे इसके अंदर। ठीक है, अगला देखिएगा, सी सिंग्स एज बेटर एज अ ट्रेंड वॉकलिस्ट। अब बच्चे देखना इसमें गलती क्या है, वह गाती है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, अब ये क्या है, वर्ब। अब बच्चों ध्यान देना, जैसे बेटर क्या है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना, लेकिन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं। और वैसे भी हमने आपको बता रखा है कि एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव आती नहीं, वो वैसे ही गलत है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा नहीं, क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे ये वेल एडवर्ब है। नेक्स्ट देखना बच्चों, यहाँ पे क्या हमारे सामने है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बच्चों हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसलिए देखो, वैसे तो है ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन, बट एज की वजह से हमने इसको ले लिया है। जैसे सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, आपने कहा सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर क्लास, सी इज एज इंटेलिजेंट एज, यहाँ आपने मोर लगा दिया, यहाँ मोस्ट लगा दिया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। यहाँ एज इंटेलिजेंट एज है, यहाँ द मोर इंटेलिजेंट, ये भी, तो ये सी हो गया। इंटेलिजेंट यहाँ पे है ना, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, चलो बच्चों, ये आपका पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट कंजंक्शन। अब हम प्रेपोजिशन की शुरुआत करेंगे। तो होप सो कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। हमारी क्लास प्रेपोजिशन की कल या परसों में जब भी बच्चे शेड्यूल होगी, लाइव क्लास 5 बजे आपकी शाम में चलेगी। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी लगी वो सभी लोग अपना फीडबैक देना, आप मुझे बताना। ठीक है, आपकी क्लास की कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपकी पढ़ाई चलती रहे, इस वजह से हमने क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए दे दिया। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखो। बाकी हमसे आपको पेड क्लासेस में पढ़ना है तो आप बच्चे प्रहार बैच भी ले सकते हो, जिसमें सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। बट आप इंडिविजुअल इंग्लिश मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो तो ये अपना कोर्स है, जिसमें हम डेली क्लासेस आपको देते हैं, लाइव क्लासेस। साथ में बच्चे जो भी क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट वाइज क्विज देते हैं। फिर जब ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सीट, PYQ सीट, क्लास नोट्स, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। प्रिंटेबल PDF आपको मिलता है प्रैक्टिस शीट का, सब कुछ। एक प्राइवेट डाउट ग्रुप भी हमारा बन गया है, जिसमें आपके डाउट भी लिए जाएंगे अब। और AI डाउट का आपका फीचर है। तो ये बच्चे लाइव बैच है, जो 6 महीने हमारे साथ पढ़ सकते हैं लाइव में, वो ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे VOD लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच पढ़ना चाहते हैं एक ही बार में, और 2025 के भी क्वेश्चन जिसमें अपडेटेड हों, तो ये अपना VOD बैच है, तो वो बच्चे भी ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं प्रेपोजिशन की क्लास में। थैंक्स अ लॉट।